हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो अब तक के हम लोगों ने बेसिक सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात की। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर मतलब हमारे सिलेबस में 3 सिंथेटिक फाइबर दिए थे, रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। इनके बारे में हमने बात की, इनके बारे में हमने समझा कि वो किससे बनते हैं, क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और उनका एप्लीकेशन क्या है, मतलब हम उन्हें कहां पर यूज करते हैं बच्चों। तो अभी हमें समझ गया है कि किस तरीके से सिंथेटिक फाइबर काम करता है। अब देखो, आपने 7th क्लास में नेचुरल फाइबर के बारे में बात की थी। तो हमारे पास 3 नेचुरल फाइबर है और 3 सिंथेटिक फाइबर और एक्रिलिक भी हमने लास्ट में पढ़ा। तो चलो अब हम सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हम आज कंपैरिजन देखने वाले, कंपैरिजन बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो मैं इसके 2 पार्टीशन कर देता हूँ बोर्ड के। चलो 2 पार्टीशन में समझना इजी हो जाता है। तो एक पार्टीशन में रखता हूँ नेचुरल फाइबर के लिए, नेचुरल फाइबर। दूसरा मैं रखता हूं यहां पर, दूसरा कौन सा आएगा बच्चों, सिंथेटिक फाइबर। देखो कल हमने सिंथेटिक फाइबर में और भी टाइप देखे थे, सेमी सिंथेटिक भी होता है, जो हमने कल कॉम्बिनेशन देखा था, पॉलीकॉट, पॉलिस्टर और कॉटन का मिलाकर, टेरिकॉट तो टेरिलिन और कॉटन मिलाकर, तो उसे हम सेमी सिंथेटिक भी कहते हैं। याद रखना, सेमी सिंथेटिक मतलब थोड़ा सिंथेटिक और थोड़ा नेचुरल। बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? तो चलो अब हम बात करते हैं नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा बच्चों, नाम से ही पहचानते हैं। नेचुरल मतलब ये किससे बना है, नेचुरल फाइबर किससे बना होगा, नेचुरल सब्सटेंसेस से। इट इज मेड अप फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल, कि नेचर की चीज़ों से बनता है ये, या डायरेक्टली हमको नेचर से मिलता है। नेचुरल रॉ मटेरियल या नेचर, वी कैन से मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल। इसकी जगह पर सिंथेटिक फाइबर का हमने क्या कहा था, स्टार्टिंग में कहा था सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड, सिंथेटिक फाइबर आर ठीक है। इसको हम दूसरे पॉइंट में अगर हम लिखते हैं नेचुरल, दे आर नेचुरल, these natural fibers are natural occurring from natural occurring material। इसको डायरेक्ट नेचर से मिलता है, ये हम बोलेंगे दिस आर मैन मेड इन लैबोरेटरीज, लैब में बनाया जाता है। अब देखो बच्चों, ये जो नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर कहाँ से मिलता है हमको, तो दे आर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। किससे मिलता है, इट इज फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एनिमल से जो मिलेगा और प्लांट से मिलेगा उसको हम बोलेंगे नेचुरल फाइबर। तो बच्चों, ये जो सिंथेटिक फाइबर हम जो लैब में बना रहे हैं वो बनता कैसे है, उसमें कुछ रॉ मटेरियल लगता होगा, कुछ तो सामान लगता होगा। तो वो सामान आता कहाँ से, तो वो सामान आता है, देखो बच्चों, वो आता है पेट्रोलियम से, क्रूड ऑयल मटेरियल फ्रॉम, बोल सकते हैं फ्रॉम पेट्रोलियम, कोल, एयर, वाटर। तो ये जो मटेरियल आएगा, सिंथेटिक फाइबर बनाने का जो मटेरियल आएगा वो कहाँ से आएगा, पेट्रोलियम। बच्चों पेट्रोलियम मतलब आपने सुना होगा तेल के कुएं, मतलब सऊदी या जो भी अरब कंट्रीज है वहाँ पर तेल के कुएं होते हैं। वहाँ पर हम अगर गड्ढा खोद करेंगे तो वहाँ पर पानी नहीं तेल निकलता है बच्चों, क्या मजा आता होगा। और हमारे यहाँ पर हम खोदते हैं तो पानी निकलता है। तो वहाँ घर घर में पेट्रोल बना सकते, मतलब हर घर में तेल निकलता है। वो जो पेट्रोलियम होता है, इस पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है और उसमें हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और बाकी की केमिकल्स निकालते हैं और उन केमिकल्स से हमारा सिंथेटिक फाइबर बनता है। तो बच्चों पेट्रोलियम के बारे में, कोल के बारे में हम आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक सेपरेट चैप्टर है हमारे पास में, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का एक चैप्टर ही है हमारे पास साइंस में। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, उसके बारे में हम डिटेल में उस चैप्टर में पढ़ेंगे। बस अभी ध्यान में रखना है कि पेट्रोलियम एक तेल होता है जो जमीन से निकाला जाता है, उसको फिल्टर करके, उसको सेपरेट करके उसमें से कुछ केमिकल मिलते हैं, उन केमिकल से हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये तो हमारे बेसिक पॉइंट हुए। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो देखो, नेचुरल फाइबर ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है, मतलब दे आर लेस ड्यूरेबल। क्या बोलेंगे हम उसको? दे आर लेस ड्यूरेबल।
लेस ड्यूरेबल। बच्चों ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ। देखो कि बहुत दिन तक चलेगा उसको बोलेंगे मोर ड्यूरेबल। जो कपड़ा बहुत दिन तक चलता है तो दैट फैब्रिक इज मोर ड्यूरेबल। जो चीज ज्यादा दिन तक चलती है उसे हम बोलेंगे मोर ड्यूरेबल। जो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, जैसे चाइना का माल ज्यादा दिन तक नहीं चलता, तो दैट इज लेस ड्यूरेबल। तो दिस इज लेस ड्यूरेबल। एंड अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो इट इज मोर ड्यूरेबल। क्या बात समझ में आ रही है? ड्यूरेबल का मतलब समझ में आ गया कि जो ज्यादा दिन तक चलेगा, ज्यादा दिन तक अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर हम नेचुरल की बात करें, जैसे ड्यूरेबल की हमने बात की थी, तो ड्यूरेबल के बाद हम बोल सकते हैं कि नेचुरल फाइबर कॉस्टली होता है, दे आर कॉस्टली। जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं, कॉटन बोलो, सिल्क बोलो, वुल बोलो, वो बहुत महंगे होते हैं एज कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर आर चीपर और अफोर्डेबल। अफोर्डेबल मतलब अफोर्डेबल या फिर चीपर लिखो। अफोर्डेबल का मतलब हर कोई इसे खरीद सकता है। जितने नेचुरल फाइबर के कपड़े होंगे हर कोई उसे नहीं खरीद सकता क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होते हैं। ओके, एंड सिंथेटिक फाइबर सस्ता होता है, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्रीज में बनता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है बच्चों। अब देखो इसके बारे में अगर हम और बात करते हैं तो इसमें हमने लिखा था डिफिकल्ट टू वॉश, और अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं तो इजी टू वॉश। इसका मतलब बच्चों कि अगर हम नेचुरल फाइबर के कपड़े पहने तो नेचुरल फाइबर के जो कपड़े होते हैं उन्हें वॉश करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कॉटन के कपड़े बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बहुत जल्दी गंदे भी होते हैं, मतलब गंदे भी जल्दी होते हैं और वॉश भी करना डिफिकल्ट होता है। और सिंथेटिक फाइबर गंदे भी कम होते हैं और वॉश करना भी ईजी होता है। तो एक और पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं, डू नॉट गेट डर्टी, गेट ईजिली डर्टी, गेट ईजिली डर्टी, जल्दी गंदे हो जाते हैं। और ये डू नॉट गेट इजीली डर्टी, डर्टी मतलब धूल वगैरह नहीं लगती, जल्दी इसमें गंदगी नहीं लगती है बच्चों, ये जल्दी मतलब गंदे नहीं होते और वॉश भी हो जाते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन हमारे दिखने के लिए हम कपड़े क्यों पहनते हैं, कपड़े क्यों पहनते हैं? अच्छा लगता है हमें, हम अच्छे दिखते हैं, अलग अलग नए नए तरह तरह के कलर के कपड़े पहनने पर अच्छा लगता है, सबको हम दिखाते हैं कि हमने इतना अच्छा कपड़ा पहना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस नेचुरल फाइबर कैन नॉट बी कलर्ड इन मैनी कलर्स, कि बहुत सारे कलर्स नहीं कर सकते। जो नेचुरल फाइबर है उसको ज़्यादा कलर नहीं कर सकते, लिमिटेड कलर ही होते हैं उसके। लेकिन ये जो सिंथेटिक फाइबर है कैन बी प्रेजेंट इन नंबर ऑफ कलर्स। इसके तो हर एक कलर आपको मिल जाएगा, अलग अलग शेड, अलग अलग कलर, सब कलर्स में मिल जाएगा। ये हुआ हमारा नॉर्मल कंपैरिजन। अब जो ये हुआ, देखो इन सभी पॉइंट में क्या दिख रहा है बच्चों हम लोगों को, कि इन सभी पॉइंट में हमेशा नेचुरल फाइबर का ही बुरा दिख रहा है और सिंथेटिक फाइबर अच्छा दिखते जा रहा है हर पॉइंट पे। लेकिन अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो सबसे डेंजरस पॉइंट है। वो डेंजरस पॉइंट ऐसा है कि अगर घर पे आग लग जाए तो हमें कौन से कपड़े पहनने होने चाहिए, या अगर हम सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं और आग लग जाए, हमारे आसपास आग लग जाए और हमने सिंथेटिक कपड़ा पहना हो तो क्या होगा, और हमने अगर नेचुरल फाइबर का कपड़ा पहना हो तो क्या होगा। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल क्लियर कर लो बच्चों, एग्जाम्पल ध्यान में रखो। इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं? नेचुरल फाइबर में पहला एग्जाम्पल आएगा कॉटन का, जो भी कॉटन के कपड़े होंगे वो आएंगे। दूसरा आएगा हमारा वुल एंड तीसरा आएगा सिल्क, ठीक है। वैसे ही हमने सिंथेटिक फाइबर के भी एग्जाम्पल देख चुके हैं। कौन से एग्जाम्पल आते हैं बच्चों, आपको पता है, बहुत ही टैलेंटेड है आप लोग। क्या है बच्चों एग्जाम्पल? पहला रेयॉन, तीसरा नाइलॉन एंड थर्ड वन पॉलिस्टर। इस तरीके के 3 हमने टाइप देखे थे। अब चलो हम जो मेन पॉइंट था हमारा, एक तो कंपैरिजन हमको पता है, ये सब कंपैरिजन प्रॉपर्टीज का हुआ, इसमें हमने नेचुरल फाइबर को हरा दिया। लेकिन जो आग वाली बात है, आग वाली बात बहुत ही डेंजरस होती है बच्चों। आग के बारे में हम जब बात करते हैं फायर के बारे में, तो फायर में नेचुरल में क्या होगा और सिंथेटिक में क्या होगा बच्चों। तो देखो इसका मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ
कि कॉटन एक नेचुरल फाइबर है। आपने कभी कॉटन को जलाकर देखा बच्चों? तो कॉटन को जब हम जलाते हैं तो उसका ऊपर का लेयर जल्दी से जल जाएगा, लेकिन वो बुझ भी जाता है, मतलब वो पूरा कॉटन कभी जलेगा नहीं बच्चों। आप ध्यान से देखना, अगर आप कॉटन को लोगे, आप घर में ट्राई करना, थोड़ा सा कॉटन लेना, उसको जलाने की कोशिश करना, तो थोड़ा सा कॉटन जल जाएगा, लेकिन फिर वो बुझ जाएगा। अगर आप मतलब आप कंटिन्यूसली उसको जलाते रहोगे तो पूरा जलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा जला के छोड़ दोगे, थोड़ा सा जलेगा लेकिन बुझ जाएगा, ठीक है। तो कॉटन के बारे में ऐसा होगा, लेकिन इसकी जगह पर आप अगर सिंथेटिक फाइबर लेते हो बच्चों, तो सिंथेटिक फाइबर में हमने पेट का एग्जांपल लिया था, प्लास्टिक का एग्जांपल लिया था, तो प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है। तो आपने कभी प्लास्टिक को जलाकर देखा? प्लास्टिक को जलाकर देखना, थोड़ा सा प्लास्टिक, बहुत सारा नहीं, थोड़ा सा प्लास्टिक जला के देखोगे तो वो प्लास्टिक पिघल कर ड्रॉप ड्रॉप गिरेगा, उसका वो मेल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैंने कॉटन का कपड़ा पहना होगा और आग लग जाए तो वो कॉटन का कपड़ा जल्दी जलेगा नहीं, कॉटन का कपड़ा जल्दी जलेगा नहीं, और जल भी गया तो वो बुझ जाएगा, वो मेल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने सिंथेटिक फाइबर पहना होगा तो सिंथेटिक फाइबर क्या होगा, वो आग की वजह से, गर्मी की वजह से वो मेल्ट हो जाएगा, वो हमारे बॉडी के स्किन पर चिपक जाएगा और हमारी पूरी स्किन जल जाएगी बच्चों, और हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। बट अगर कॉटन का कपड़ा होता या नेचुरल कपड़ा होता तो हम उसको इजीली निकाल पाते। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, दे डू नॉट कैच फायर इजीली। पहला पॉइंट क्या आएगा इसमें, डू नॉट कैच फायर इजीली। बच्चों देखो, फायर फाइटर्स जो होते हैं उनका जो ड्रेस होता है मोटा मोटा कॉटन का बना होता है, देखना कॉटन का बना होता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं और भी सब्सटेंस, बैकलाइट का भी बना होता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर भी होती है, वो अलग अलग सब्सटेंस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि जो उनका मेन ड्रेस होता है अंदर का, वो कॉटन का होता है। उसके अंदर आग नहीं जाती बच्चों, वो हीट रेजिस्ट, मतलब वो जलता है लेकिन एकदम फास्ट नहीं जलता, धीरे धीरे जलता है, बहुत धीरे। कॉटन को जला के देखो, एग्जाम्पल बताया मैंने, कॉटन को जला के देखो, वो धीरे धीरे जलता है। इसके अपोजिट अगर मैं नायलॉन या सिंथेटिक फाइबर की बात करूं तो इजीली कैच फायर बच्चों, मतलब देखो जो नेचुरल फाइबर है वो इजीली फायर कैच नहीं करते, इसके कंपैरिजन में यहां पे कहते हैं इजीली कैच फायर, इजीली कैच फायर। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट मेल्ट। हीट करने पे मेल्ट होता है क्या बच्चों? कॉटन हीट करने पे मेल्ट नहीं होता, वो जलता है। तो इट डू नॉट मेल्ट, डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग, मतलब अगर हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट नहीं होता बच्चों। लेकिन अगर हम सिंथेटिक फाइबर को अगर हीट करें, अगर हम सिंथेटिक फाइबर को हीट करेंगे बच्चों, तो वो क्या होगा, पिघल जाएगा। मेल्ट मतलब पिघल जाएगा, पिघल कर ड्रॉप ड्रॉप हमारे स्किन में चिपक जाएगा बच्चों, और स्किन में चिपक जाएगा तो वो गरम गरम हमारे स्किन में चिपक गया तो क्या होगा, आप सोचो, इट इज वेरी वेरी डिजास्टरस। तो क्या होगा, ऑन हीटिंग इट मेल्ट्स, मतलब इट मतलब जितने भी सिंथेटिक फाइबर है वो मेल्ट होते हैं। दैट्स वाई, इसलिए क्या होता है कि दिस इट कॉजेस डिजास्टर, इन दोनों कंडीशन की वजह से इट कॉजेस डिजास्टर ड्यूरिंग फायर। क्या होता है, अगर घर में आग लग जाए और आपने सिंथेटिक कपड़ा पहना हो तो आग लगती है तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, बहुत गर्मी होने लगती है, बहुत गर्मी लगेगी। तो अगर आपने सिंथेटिक कपड़ा पहना होगा तो वो सिंथेटिक कपड़ा पिघल कर आपकी स्किन में चिपक जाएगा बच्चों, आप उसे निकाल भी नहीं पाओगे, वो आप जल कर आपके जलेगा नहीं, पिघल कर गर्म होगा, बहुत गरम गरम आपकी स्किन पे चिपक जाएगा। सिंपल, आप मोमबत्ती का अगर उसको जलाकर उसका कैंडल को, ड्रॉप को अगर अपने हाथ पे गिरा दो तो आपको कितना जलन फील होता है। सोचो, प्लास्टिक का जो मेल्ट होगा, प्लास्टिक का जो ड्रॉप गिरता है जलते हुए, वो अगर आपके स्किन पे चिपक जाए, पूरा शर्ट आपके ऊपर चिपक जाए तो कितना पेन होगा। तो वो बहुत डेंजरस होता है। इसलिए क्या कहा जाता है कि ऑलवेज वेयर कॉटन ड्रेस ड्यूरिंग कुकिंग इन किचन, मतलब किचन में काम करते वक्त हमेशा आपको कॉटन ड्रेस पहनना चाहिए। तो आप अपने मम्मी को बताएंगे बच्चों कि कॉटन ड्रेस अच्छा होता है, किचन में हमेशा कॉटन ड्रेस ही पहने। आजकल तो बहुत सारे एप्रॉन्स भी आने लगे हैं,
किचन एप्रॉन्स कहते हैं हम उसे। तो एप्रॉन्स, तो उस एप्रॉन्स में हम, वो कॉटन का बना होता है, तो उसके वजह से आग नहीं लगती, या फिर अगर आग लगी हुई तो एप्रॉन निकाल दिया जाता है और इजीली हम बच जाते हैं। बट अगर हम सिंथेटिक फाइबर पहनेंगे तो सिंथेटिक, ऑलवेज डू नॉट वेयर सिंथेटिक फाइबर ड्यूरिंग वर्किंग इन किचन। तो डू नॉट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अवॉइड wearing synthetic fiber in kitchen। किचन में सिंथेटिक फाइबर ना पहने, या फिर अगर आप कहीं आग के पास जाने वाले हैं या फिर ऐसी कोई जगह हो जहां पर गर्मी ज्यादा होती है तो वहां पर आप सिंथेटिक फाइबर ना पहने बच्चों। बात ध्यान में आ गई। तो यहां पर हमारा कंपैरिजन खत्म हुआ और हमारा जो चैप्टर का आधा सेक्शन था बच्चों सिंथेटिक फाइबर का, ये पूरा खत्म होता है और बस एक आखिरी एक्टिविटी बची है बच्चों, वो एक्टिविटी मैं एक्सप्लेन करता हूं इसके बाद, और फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्लास्टिक। मतलब आधा चैप्टर अब हमारा खत्म होता है, इसके बाद हम प्लास्टिक स्टार्ट करेंगे। तो आप इस पॉइंट्स को अच्छे से नोट करेंगे बच्चों, लेकिन नोट करने से पहले आपको याद रखना है, क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों। सब्सक्राइब करते करते साथ में क्या करेंगे, आप बेल आइकन क्लिक कर देंगे, उसमें ऑलवेज नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे एंड लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बिकॉज बच्चों, क्योंकि हम लोग, मैं ला रहा हूं आपके लिए 8th क्लास से लेकर 12th क्लास के सारे वीडियोस, मतलब साइंस और मैथ्स के आपको टेंशन कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8th क्लास से लेकर 12th क्लास के सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, ठीक है। ओके, तो हमने सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर का कंपैरिजन देख लिया है बच्चों, और मैक्सिमम हमारा सिंथेटिक फाइबर का पोर्शन खत्म हो गया है। अब हम इसके एक एंडिंग या इंपॉर्टेंट दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, एक्टिविटी। देखो बच्चों, एक्टिविटी किस लिए रहती है? एक्टिविटी आपको प्रैक्टिकली समझना चाहिए कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने नायलॉन के बारे में क्या कहा था बच्चों, याद करो कि नायलॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल। स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल नहीं है वो, बट अगर हम उससे रोप बनाते हैं तो उसकी रोप बहुत स्ट्रांग होती है। क्या लिखा था? नायलॉन रोप्स आर स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, ऐसा लिखा था मैंने, याद है आपको? नायलॉन रोप्स आर स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, मतलब नायलॉन की जो रस्सी है वो स्टील वायर से भी स्ट्रांग है। तो हम चेक कैसे करें? कैसे चेक करेंगे? रस्सी पकड़ेंगे और खींच के देखेंगे। क्या आपके हाथ में इतना दम है? क्या आप बाहुबली हो कि आप धागा तोड़ दोगे, मेटल का वायर तोड़ दोगे? क्या आप बाहुबली हो? नहीं ना। आप में से कोई बाहुबली है कि शक्तिमान है? शक्ति वुमन, शक्ति वुमन है शायद से आप में से कोई, नहीं ना? है क्या कोई शक्ति वुमन? है? शक्ति वुमन है कि शक्तिमान है कि सुपरमैन है? ओके, जो भी है। तो एक्टिविटी 3.1, अब देखो जब भी हम एक्टिविटी लिखते हैं बच्चों तो आपको एक आदत डालनी है, एक पैटर्न में लिखना है एक्टिविटी। कैसे लिखते हैं? 5 स्टेप में लिखते हैं। पहला आपको लिखना है एम। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? एक्टिविटी का एम। एम के बाद आप लिखेंगे, एम मतलब हम उस एक्टिविटी का टारगेट क्या है, उस एक्टिविटी से हमें क्या समझने वाला है। दूसरा हम लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड, कि हम उस एक्टिविटी में कौन से मटेरियल यूज करने वाले हैं। तीसरा हम लिखेंगे मेथड, कि इस एक्टिविटी के स्टेप्स क्या क्या लिखने हैं, कि स्टेप्स में क्या क्या होगा, एक के बाद एक स्टेप क्या होंगे, कैसे हम वो एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। और फोर्थ हम लिखने वाले हैं ऑब्जर्वेशन, कि एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और लास्ट 5वां पॉइंट हम लिखेंगे कंक्लूजन, कि ये सब एक्टिविटी करने के बाद, ये सब रामायण महाभारत होने के बाद एंड में हमें क्या समझ में आया। बात क्लियर है? तो हम एक एक करके लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताया बच्चों मैंने? पहला क्या लिखते हैं हम? क्या लिखते हैं? पहला एम। पहला लिखते हैं एम। तो मैं यहां लिख देता हूं एम, आप भी मेरी तरह ही लिखेंगे। याद रखना, इससे क्या होगा, 10th क्लास में आपको प्रैक्टिकल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस 8th क्लास से ही कर लोगे तो आपको 10th में एक्टिविटी या प्रैक्टिकल बड़े आसान लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलो एम क्या होगा, देखो इस एक्टिविटी का एम है कि हम जो भी फाइबर हो, फाइबर मतलब धागा, फाइबर मतलब धागा, पहले लेक्चर में बताया था। तो फाइबर की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना मजबूत है, कितना मजबूत है। तो इस एक्टिविटी से हम क्या चेक करने वाले? टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर, एक पर्टिकुलर फाइबर। अब इसमें हम सारे फाइबर देखेंगे, जितने भी फाइबर हमने पढ़े उन सभी फाइबर को हम एक एक करके चेक करेंगे बच्चों। तो चलो एम हो गया, हमें समझ गया कि हम स्ट्रेंथ चेक करने वाले, वो कितना मजबूत है, क्या वो बाहुबली है या फिर क्या वो किल्विश है। ठीक है, किल्विश पता है आपको? पता है क्या? नहीं पता? ओके, शक्तिमान का दुश्मन किल्विश नहीं पता आप लोग को? ओके, चलो दूसरा क्या रहता है?
मटेरियल रिक्वायर्ड, दूसरा लिखते हैं हम मटेरियल रिक्वायर्ड। तो बच्चों मटेरियल रिक्वायर्ड मतलब इस एक्टिविटी में हमें कौन सा सामान लगेगा। तो अब देखो हमें यहां लगेगा एक स्टैंड। क्या लगेगा हमें? एक स्टैंड। तो एक स्टैंड, वन स्टैंड इज रिक्वायर्ड। स्टैंड के साथ साथ अब देखो बच्चों हम स्ट्रेंथ, मजबूती चेक करने वाले, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती या उसकी ताकत, स्ट्रेंथ चेक करने वाले। तो हमें स्टैंड के साथ में जो सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर लगेंगे या फाइबर्स लगेंगे। तो फाइबर में देखो हम लेंगे कॉटन, कॉटन का थ्रेड लेंगे, कॉटन थ्रेड, कॉटन थ्रेड बोलो। हम यहाँ पर लेंगे नायलॉन थ्रेड। ये जितने भी ले रहा हूँ मैं थ्रेड ले रहा हूँ, चलो नायलॉन लिखा तो थ्रेड लिया है मैंने, नायलॉन। वूल ले लिया, वूल। देन सिल्क का धागा ले लिया। देन अब नायलॉन लिया था, रेयॉन ले लिया, रेयॉन, टेरिलीन, ठीक है। तो ये मैंने धागे ले लिए अलग अलग। प्लस अब मैंने स्टैंड ले लिया था, तो स्टैंड में अब इस धागे को बांधने के लिए एक कटोरी लगेगी मुझे, एक प्लेट लगेगा, पैन, उसको हम बोलते हैं पैन। क्या बोलते हैं हम उसको? एक पैन भी लगेगा मुझे। पैन के साथ में मैं उसमें वजन रखने वाला हूँ, एक एक करके वजन रखने वाला हूँ। तो मुझे छोटे छोटे वेट्स लगेंगे, या तो आप छोटे छोटे वेट्स लो, या फिर आपके पास अगर वेट्स नहीं है तो वेट्स की जगह पर हम क्या लेंगे, हमारे पास क्या होता है घर पे मार्बल्स होते हैं। मार्बल्स मतलब कंचे, पता है आपको? कंचे। तो कंचे लेंगे, बट जो भी आप सामान लोगे वो इक्वल वेट के होने चाहिए, मतलब थोड़े सेम साइज के होने चाहिए, सेम वजन के होने। ऐसा नहीं करना कि एक बड़ा वेट का एक छोटा वेट का ऐसे यूज़ करो, सेम वेट के यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे मार्बल्स और वेट। अगर वेट नहीं है तो मार्बल्स लो या फिर वेट, ठीक है बच्चों। और जितने भी हम थ्रेड लेंगे, याद रखना यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन मतलब अब देखो ये कुछ एक्टिविटी में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट भी होते हैं। तो 5 तो मैंने बताया था कि वो नॉर्मल, एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, ये 5 तो सब में रहने वाले। लेकिन किसी एक्टिविटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, नोट होता है, कुछ क्वेश्चन होता है, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। तो इस एक्टिविटी में एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखो याद रखो, क्वेश्चन मतलब प्रिकॉशन की तरह है कि इसका ध्यान रखें कि आप जो थ्रेड्स ले रहे हो, ये थ्रेड्स मस्ट बी, ये थ्रेड्स शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब जितने भी आप थ्रेड लोगे बच्चों, ये थ्रेड का लेंथ इक्वल लेना, अलग अलग लेंथ का, मतलब एक लंबा ले लिया, एक छोटा ले लिया, इतना सा ले लिया, एक इतना बड़ा ले लिया, ऐसा नहीं करना। जितने भी आप थ्रेड ले रहे हो इनका साइज सेम लेने का, समझ में आ गया। और ये जो वेट ले रहे हो, दूसरा वेट और मार्बल, ये पहला था, इसको दूसरा पॉइंट दे देता हूं। वेट और मार्बल मस्ट बी और शुड बी सिमिलर। सिमिलर मतलब जो वेट लोगे या जो मार्बल लोगे उनका वजन थोड़ा सेम होना चाहिए, उनका साइज थोड़ा सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। देखो ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, याद रखो हमेशा हम क्वेश्चन नहीं लिखते, कुछ एक्टिविटी में ही लिखना पड़ता है। अब पहला तो ये इंपॉर्टेंट एम लिखते हैं, मटेरियल रिक्वायर्ड। अब तीसरा हमारा पॉइंट है प्रोसीजर। प्रोसीजर लिखो या कभी कभी हम उसको मेथड भी बोल सकते हैं। मैंने आपको मेथड कहा था, लेकिन मेथड लिखो या प्रोसीजर, बात तो एक ही है। मेथड मतलब हम क्या करने वाले हैं, प्रोसीजर मतलब हम क्या करने वाले हैं, बात एक ही है, वर्ड अलग अलग है। इतनी इंग्लिश तो आपको आती है, बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं मेरे, ठीक है। तो अब चलो प्रोसीजर में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टैंड लेंगे। चलो मैं साथ में डायग्राम भी बना देता हूँ। एक स्टैंड लेना है बच्चों, ऐसा एक स्टैंड लेंगे हम, ऐसा एक स्टैंड ले लेंगे बच्चों। आपकी बुक में फिगर 3.5 दिया हुआ, उसको भी चेक कर लेना। एक स्टैंड लेंगे तो क्या बोलेंगे हम, टेक अ स्टैंड। पहला पॉइंट क्या आएगा, पहला पॉइंट आएगा टेक अ स्टैंड। टेक अ स्टैंड। स्टैंड लेने के बाद क्या करेंगे हम, यहां पर एक क्लैंप बांध देंगे, सबसे ऊपर एक क्लैंप, लॉक लगा देंगे इसको, इसको बोलते हैं क्लैंप, इसको बोलते हैं क्लैंप, इसको बोलते हैं स्टैंड। ये हुआ स्टैंड। तो टेक, फिक्स अ क्लैंप, फिक्स अ क्लैंप ऑन द टॉप ऑफ स्टैंड। ऊपर बांधना है बच्चों, नीचे नहीं बांधा है, ऊपर एकदम स्टैंड के सबसे टॉप पर बांधेंगे। अब क्यों बांधेंगे, देखो
अब क्या करना है, इसमें कोई भी थ्रेड, इसमें से कोई भी आप एग्जांपल थ्रेड लेकर इस पे थ्रेड बांध देंगे और थ्रेड ऐसे टंगाएंगे, ये थ्रेड रहेगा हमारा या फाइबर। क्या बात समझ में आई? क्या बनेंगे, टाई अ थ्रेड, टाई द थ्रेड, टाई द थ्रेड टू द क्लैंप, क्लैंप को बांधेंगे, मतलब वन साइड क्लैंप, एक साइड जो थ्रेड का एक साइड रहेगा वो क्लैंप को बांधेंगे। और क्या करेंगे, इसका जो दूसरा साइड होगा बच्चों, इसकी दूसरी साइड में क्या करेंगे, एक पैन, एक कटोरी बांधेंगे, एक प्लेट ऐसे बांधेंगे। आप समझ रहे हैं इसको कैसे बांधना है मुझे? ये तो थ्रेड हो गया, थ्रेड के एंडिंग में एक ऐसा प्लेट लगा दूंगा मैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर्थ पॉइंट क्या आएगा प्रोसीजर में, टाई अनदर एंड टू द पैन। मतलब एक जो धागे का एंड है वो मैंने कहाँ बांधा, क्लैंप पे बांधा, दूसरा जो धागे का एंड है वो किस पे बांधा, पैन पे बांधा, पैन बांध दिया, उसमें क्या बांधा, कटोरी या प्लेट। अब आप बोलोगे सर प्लेट क्यों बांधा, तो इस प्लेट में क्या करना है, एक एक वेट रहेगा, अपने पास वेट लिया है अपन ने, ऐसे वेट रहेंगे अपने पास, ये वेट इसके ऊपर रखना है, एक एक वेट उस पर रखते जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो फिफ्थ स्टेप क्या होगा, पुट वेट्स वन बाय वन ऑन द पैन टिल थ्रेड ब्रेक्स। तो बच्चों क्या करना है कि इस पैन में एक एक करके वेट रखते जाना है, रखते जाना है, रखते जाना है। कब तक रखेंगे, जब वो थ्रेड टूट नहीं जाता। देखो धागा बंधा हुआ है, उसमें मैं वजन रखते जा रहा हूँ, वजन रखते जा रहा हूँ, एक लिमिट आएगी कि वो धागा टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जिस पॉइंट पर वो धागा टूट जाता है वो क्या करना है, नोट करना है, नोट द weight at which thread breaks। तो जब वो धागा टूट जाता है तब उसका वेट नोट करना है बच्चों। क्या बात समझ में आई? अब देखो ये हुआ प्रोसीजर। अब ऑब्जर्वेशन, देखो ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन टेबल बना देंगे। देखो ऑब्जर्वेशन हम तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो सेंटेंस में, या तो आप टेबल फॉर्म में लिखेंगे। हमें टेबल बड़े प्यारे लगते हैं, टेबल हमें समझना बहुत आसान लगता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम टेबल लिखेंगे टेबल फॉर्म में। तो इसको हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? नॉर्मली वो होता है ऑब्जर्वेशन, लेकिन हम यहाँ पर टेबल बनाने वाले हैं, इसलिए ऑब्जर्वेशन टेबल। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले सीरियल नंबर आएगा। उसके बाद क्या आएगा, टाइप ऑफ फाइबर, कि फाइबर का नाम, कौन सा फाइबर हमने यूज किया, और वेट, कि कौन से वेट पर वो टूट गया। क्या बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है आपको? तो आप जब ये एक्टिविटी करोगे तब आपको पता चलेगा कि कॉटन में कब वो टूट रहा है, कौन से वेट पर टूट रहा है, नायलॉन कब टूट रहा है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू। ऑब्जर्वेशन मतलब हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी इस प्रैक्टिकल को करके। तो बच्चों आप इस एक्टिविटी को घर पे परफॉर्म कर सकते हो। आप बोलोगे सर हमारे घर में स्टैंड नहीं है, ऐसा पैन नहीं है, तो आप क्या करना, घर में खीला लगा होगा कहीं पर, ऐसा खीला लगा होगा, तो खीले पे थ्रेड बांध के दिखना और उस थ्रेड पर प्लास्टिक बांध लेना एक साइड से। उस प्लास्टिक में मार्बल डाल देना, एक 2 3 4 जितने मार्बल। तो 10 मार्बल पे टूट गया, अगर धागा 10 मार्बल पे टूट गया तो 10 मार्बल लिख देना, 10 वेट लिख देना। 20 मार्बल पे टूटा तो 20 लिख देना। बात समझ में आई? इस तरीके से आप, पर आपको थ्रेड लेने पड़ेंगे, नायलॉन, वूल, अलग अलग थ्रेड यूज करने पड़ेंगे। ये हुआ ऑब्जर्वेशन टेबल। बात क्लियर है? ये ऑब्जर्वेशन पता चलेगा हमको, वैल्यूज पता चलेगी। कब पता चलेगी? अब देखो मैंने उसको ब्लैंक रखा है क्योंकि मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर रहा। जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तब आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी कि कॉटन में क्या आया था, नायलॉन में क्या आया था, रेयॉन में क्या आया था। बात पक्की है? तो ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ। इसके बाद कंक्लूजन मुझे पहले से ही पता है क्योंकि मैं तो बहुत होशियार हूँ। आप लोगों ने मेरी, मतलब आप लोग मेरे साथ है तो हम लोग मिलकर इसे पूरा क्लियर कंप्लीट कर देते हैं। कंक्लूजन बच्चों, कंक्लूजन, तो यहाँ पर कंक्लूजन में क्या आएगा, कंक्लूजन में देखो नायलॉन बहुत ही स्ट्रांग है। हमें पता है कि नायलॉन की जो रस्सी होती है वो स्टील वायर से भी स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नायलॉन इज द स्ट्रांगेस्ट फाइबर। यहाँ पे हम लिखेंगे नायलॉन इज स्ट्रांगेस्ट फाइबर अमंग ऑल।
इन सब में नायलॉन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और जब आप प्रैक्टिकल करोगे, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि सबसे कम वेट में जो टूटेगा वो सबसे वीक है। देखो अब देखो बच्चों, ये मैंने थ्रेड बांध के रखा और थ्रेड में मैंने सिर्फ एक ही मार्बल डाला और वो टूट गया, एक मार्बल डाला और टूट गया, और बाकी थ्रेड में मैं 10 मार्बल डाला तो भी टूटा नहीं। तो कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग है बच्चों? स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग वो होगा, स्ट्रॉन्ग जो रहेगा जिसमें ज्यादा मोर वेट लगा। क्या बात समझ में आ रही है? स्ट्रॉन्ग थ्रेड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग फाइबर कौन सा लगा जिसको टूटने के लिए ज्यादा वेट लगेगा। और वीक फाइबर कौन सा होगा? वीक कौन सा होगा? जिसमें लेस वेट लगेगा, जो कम वेट से ही टूट जाएगा। क्या बात समझ में आई बच्चों? यहाँ तक कि एक्टिविटी 3.2 बहुत दिन से बच्चे आप लोग वेट कर रहे थे, मैंने आज इसको कंप्लीट कर दिया। तो इतने मजे से हम कंप्लीट कर रहे हैं, इतने शानदार तरीके से हम कंप्लीट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं इतने अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो बच्चों आप व्यूज करके छोड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो याद से, एंड वीडियो को लाइक करके, एंड इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों सबके साथ शेयर करेंगे बच्चों, एंड सबको बताएंगे कि सर 8th क्लास से 12th क्लास के सारे वीडियोस अपलोड करते हैं। तो चलो इसको नोट करेंगे एंड फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।